लेट्स बिगिन आवर टॉपिक सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो सेल की जो डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है वो उसमें कहा गया है कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी लाइफ के लिए बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है जो कि हमें लाइफ देता है, हमें लिविंग बनाता है। तो सेल वो एक चीज़ है जो किसी भी चीज़ को लिविंग बनाती है और ये डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्पफुल होती है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है। तो जिस किसी में भी सेल प्रेजेंट है वो चीज़ हमारी लिविंग होगी और जिसमें भी सेल नहीं होगी वो नॉन लिविंग होगी। सो वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, मैंने आपको बताया। और जिस सेल से हमारा जीवन शुरू होता है, जिसने हमें लाइफ दी है, वो बिगनिंग में एक सिंगल सेल की फॉर्म में होते हैं जिसका नाम है जाइगोट। हमारी लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है जो मल्टीप्लाई होता है और डिफ्रेंशिएट होता है और हमारे को बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को, अ ह्यूमन बीइंग को। तो सेल इतनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट एंश्योर लाइफ। तो कोई भी चीज़ जो सेल से छोटी है वो लाइफ नहीं इंश्योर करती। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि वायरस जो कि डोरमेंट फॉर्म में होता है। अगर वो बाहर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो वो हमारी डोरमेंट स्टेट में होता है, मतलब कि उसके अंदर लाइफ नहीं होती। बट जब वो किसी सेल के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको वो सेल मिल जाती है और उसको जो लाइफ है उसकी स्टार्ट हो जाती है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि वो हमारी सेल की चीज़ों को यूज़ करने लगता है। अब हम बताएंगे कि जैसे जो सेल होती हैं वो ग्रुप होती हैं टुगेदर और बनाती हैं हमारा टिश्यू। ये जो टिश्यू है हमारा ग्रुप होता है और फॉर्म करता है हमारा ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है हमारा ग्रुप होता है और फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम, और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म लाइक अस। वी आर एन ऑर्गेनिज्म एंड वी आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स जो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो अभी के लिए बस इतना आप समझ लीजिए कि सेल ही जो है हमारा बेसिक है ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि उसके पास एक सिंगल सेल है। बाय द वे उनके पास एक सिंगल सेल है, पर दिस unicellular organism are capable of their independent existence with this single cell। क्योंकि उनकी ये जो सिंगल सेल है वो उनकी लाइफ के लिए जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको करने में कैपेबल है। इसका एक एग्जांपल हमारे पास है बैक्टीरिया, अमीबा। तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता पर सिंपल है, जितना उनको चाहिए वो फुलफिल कर रहा है एक ही सेल। और जो कि मल्टी सेलुलर है, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि मल्टी सेलुलर मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। और ये जो जितनी भी सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड होती हैं अपने फंक्शंस को लेके। और इसमें जो ये सेल्स फॉर्म करती हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शंस के लिए। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच इज अकर बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये हमारा ब्रीफ हो गया इसके बारे में कि सेल क्या है। अब हम आगे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सेल टर्मिनोलॉजी है हमारी लाइफ के अंदर आई कैसे, हमें कैसे पता चला कि क्या सेल होती है, ये सेल की टर्म दी किसने। तो ये जो सेल है हमें दी थी एक साइंटिस्ट थे जो कि 1665 में आए, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट है जिसने हमें बताया सेल भी कुछ चीज़ होती है। तो उसने क्या किया था कि उन्होंने एक बार्क लिया, कॉर्क का पीस लिया, बार्क का पीस लिया, कॉर्क, उसको उन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर। एक ही सिंपल माइक्रोस्कोप था और उसने जब उसको स्टडी किया तो उसने पाया कि इस जो कॉर्क है ये इसके अंदर सेवरल डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है।
बहुत सारी कंपार्टमेंट्स हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट है। तो उसने इसको रिजेंबल किया कि ये तो एक हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह है, क्योंकि हनी कॉम्ब में भी बहुत सारी, देखो आप यहाँ देख सकते हो कि हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होती हैं। तो उसने इस सेल के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया हनी कॉम्ब की तरह, और उसने हर एक कंपार्टमेंट को नया नाम दिया, कहा सेल। सो यहां से हमारी सेल आई। और ये जो सेल है, ये जो उसने स्टडी की थी रॉबर्ट हुक ने, वो बेसिकली डेड सेल स्टडी की थी। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉन्ड का वाटर लिया और इसको स्टडी किया एक मोर इम्प्रोवाइज्ड माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने पाया एक लिविंग सेल। तो यहां से हमारे पास लिविंग सेल की स्टडी आई। हमारी एनसीईआरटी में एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है किसी भी सेल का, जो उसकी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर। सो इन 1838 में हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था शिल्डन। तो शिल्डन ने क्या, जो थे एक बॉटनिस्ट थे, और वो जो है जर्मनी से थे। क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो ऑब्वियस है कि उन्होंने हमारी जो है प्लांट सेल की स्टडी की। और उन्होंने जब प्लांट सेल की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, जितने भी प्लांट्स हैं, सब किससे बन के बने हैं, सेल से। सो एक हमें नई चीज पता चली कि प्लांट भी हमारे सेल से बने हैं। फिर 1839 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्वान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी की, वो जो थे हमारे एक जूलॉजिस्ट थे और ये हमारे ब्रिटेन से थे, पर उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों सेल की स्टडी की और उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो दोनों ही सेल से बने हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब हमारे सेल से बने हुए हैं। और इन साइंटिस्ट ने हमें दो नई और चीजें बताई। ये दो नई चीजें क्या थी, उन्होंने बताया कि हमारी जो वो है सेल है उसके आउटर में एक थिन लेयर प्रेजेंट है। ये जो थिन लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उन्होंने एक चीज और बताई कि जितनी भी प्लांट सेल्स हैं उनके सराउंडिंग में एक और थिक वॉल प्रेजेंट है, ओनली प्लांट सेल में, जो कि है सेल वॉल। तो दो नई चीजें इन्होंने हमारी जो उसमें और ऐड कर दी। पर ये दोनों साइंटिस्ट ने हमें एक थ्योरी दी जिसको हमने सेल थ्योरी पहले बोला था, पर उसको फिर मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ये इन दोनों की थ्योरी ये बताने में हमें कामयाब नहीं हुई थी कि ये सेल आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से इतने सेल आते जा रहे हैं। तो ये उसको हमारे को डिफाइन करने में कैपेबल नहीं हुए। इसको डिफाइन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट हमारी उसमें आए, उनका नाम था वर्चाउ, रुडोल्फ वर्चाउ, जो 1855 में आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ओमनी सेलुला इज सेलुला, दैट इज ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स आ रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही हैं। तो ये इन्होंने हमारी उसमें नई चीज ऐड कर दी। और फिर इन तीनों ने मिलके हमें जो है सेल थ्योरी दी, क्योंकि जो हमारी चीज हमें नहीं पता चल पा रही थी कि सेल आ कहाँ से रही है, अब हमें पता चल गई। फिर आती है हमारी सेल थ्योरी। इन तीनों ने मिलकर हमें जो नई चीज दी थी वो थी सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा कि एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ इट्स एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसमें ये नहीं है कि मेरा केवल मुंह चल रहा है या मेरे हाथ चल रहे हैं या मेरा दिमाग चल रहा है, इसके अलावा भी मेरी बॉडी में और बहुत फंक्शंस हो रहे हैं जो मुझे इस कैपेबल बना रहे हैं कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, और इससे हमें पता चल गई हमारी सेल थ्योरी। उसके बाद अब हम बात करेंगे, हमारी हो गई हिस्ट्री सेल की कि हमें सेल कहाँ से मिली। अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को हम बेसिकली दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड यूकैरियोट में जो यू का मतलब होता है उसका मतलब है ट्रू।
तो इनके दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे। जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि हमारे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है। तो आओ हम इनके बारे में बेसिक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं। उनका जो एवरेज साइज़ है 1 to 2 माइक्रोमीटर तक होता है, और जबकि हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो 10 माइक्रोमीटर तक होती है। उनका एवरेज साइज 10 से 20 तक जाता है इनका। तो ये उनका हमारा एवरेज साइज हो गया। अब जो हमारी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। सभी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी, जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें प्लांट सेल्स भी आती हैं और एनिमल सेल्स भी आते हैं। तो जितनी भी प्लांट सेल हैं उनके पास हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और जितनी भी हमारी एनिमल सेल हैं उनके पास जो है सेल वॉल एब्सेंट होगा। आफ्टर दिस जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते जैसे, और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। प्रोकैरियोटिक के पास ना तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब क्या है हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। और न्यूक्लियस हो गया, इनके पास ये नहीं होते हैं। जबकि हमारे जो ये होता है प्रोकैरियोटिक, इसके पास जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके पास प्लास्टिड्स भी है। इवन प्रोकैरियोटिक के पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे कि हमारा क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई। और यूकैरियोटिक के पास ये दोनों होते हैं, गोल्जी बॉडीज भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। बट जो दोनों में पाया जाने वाला एक है वो है राइबोसोम। राइबोसोम्स हमारा प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम हमारा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है और वो हमारा दोनों में प्रेजेंट होता है। बल्कि हमने ऊपर कहा है कि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, पर राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम की जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है, तो वो हमारे दोनों में प्रेजेंट होगा। अब हमारी जो शेप होती है वो वेरी करती है प्रोकैरियोट के अंदर, जो कि वो भी हो सकती है, राउंड शेप में हो सकती है कोमा शेप में हो सकती है, रोड शेप में हो सकती है, स्पाइरल शेप में हो सकती है। तो इसके लिए डिफरेंट हमारी टर्मिनोलॉजी है। जो हमारी राउंड शेप है उसको हम बोलते हैं कोकस, ठीक है। जो हमारी रोड शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिलस। जो हमारी कोमा शेप है इसको हम बोलते हैं विब्रियो, और जो हमारी स्पाइरल शेप है इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। अब आते हैं कि जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेंट्रोसोम्स भी नहीं प्रेजेंट होते, जबकि हमारे यूकैरियोट के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है हमारा मतलब कि नेक्ड होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेक्ड। नेक्ड मीन्स मतलब कि उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैकेजिंग के लिए। और जो हमारा यूकैरियोटिक है उसमें जो है स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तभी हमारा जो डीएनए जो कि बहुत बड़ा होता है, इवन लाइक दुपट्टा, इट इज़ अप टू 2.2 मीटर लॉन्ग, इतना बड़ा होता है, उसको इतने कॉम्पैक्ट से न्यूक्लियस में पैक करके रखता है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। सो ये भी बेसिक डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है।